वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीड के बारे में पढ़ेंगे। सीड प्लांट के एवोल्यूशन में सीड का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और प्लांट ग्रुप्स को नए नए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को अपनाने के लिए इस सीड हैबिट ने ही सक्षम बनाया है। सीड की वजह से जो अनफेवरेबल सीजन जाइगोट को झेलना पड़ता था वो नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो सीड के अंदर ही होने लगा और सीड अपने आप में एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन बन गया। तो सीड बेसिकली क्या है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स। तो सीड को अगर हम देखें तो सीड दो मुख्य ग्रुप में जिसमें मिलता है, उसमें नंबर 1 पर है जिम्नोस्पर्म एंड नंबर 2 पर है एंजियोस्पर्म। स्पर्म मने भी यहाँ सीड ही है, जिम्नो मने नेकेड और एंजियो मने वेसल। तो सीड यहाँ पर क्या है? नेकेड है। यहाँ पर कवर्ड है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कवर्ड किस चीज से है, अक्सर हम लोग अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स में पूछते हैं कि सीड के बारे में बताइए और किस ग्रुप में मिलता है, तो वो कहते हैं साहब सीड जिम्नोस्पर्म्स में मिलना शुरू हो जाता है और नेकेड होता है। तो जब हम उससे पूछते हैं कि भाई एंजियोस्पर्म में क्या है साहब, कवर्ड होता है, किस चीज़ से कवर्ड होता है? तो जो बच्चे सीरियसली नहीं पढ़ते हैं तो वो इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, और जो ध्यान से पढ़े होंगे, इवन हाई स्कूल में भी पढ़ लिए होंगे, उन्हें मालूम होगा कि एंजियोस्पर्म में एक स्ट्रक्चर मिलता है जो है ओवरी। ओवरी क्या है? बेसिकली एक इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर है जिसमें इसे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इस पूरे स्ट्रक्चर को कार्पेल कहते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलते। तो ओवरी क्या है? इट इज द सीट ऑफ ओव्यूल। सीट ऑफ ओव्यूल यानी प्लेस वेयर ओव्यूल इज फाउंड और इज अटैच्ड। ओव्यूल किससे अटैच्ड होता है? जिस भी जगह से ओव्यूल अटैच्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। Whatever the place may be, अगर if an ovule is attached to that place is termed as placenta. तो प्लेसेंटा है, इसी वजह से ओवरी में आपने ये शब्द भी जब ओवरी पढ़ा होगा तो ये भी पढ़ा होगा, प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन मीन्स द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो ओवरी वो चीज है जो कि सीड को कवर करती है। तो ओवरी जब बड़ी हो जाती है यानी डेवलप कर जाती है तो ये क्या बनाएगी? फ्रूट बनाएगी। और फ्रूट किन भागों में डिवाइडेड रहता है? नॉर्मली फ्लैशी फ्रूट हो
जो हमने इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ा है, वो एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। तो फ्रूट इज द थिंग which covers the ovary which covers the seed, and seed is the thing which develops from ovule. क्यों डेवलप करता है? क्योंकि अगर वायबल सीड है तो इट डेवलप्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो अगर हम सीड के बारे में यहां कुछ लिखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि सीड इज ए फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल। सीड इज ए फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सीड वो चीज है जिसमें कि एक डेवलप्ड एम्ब्रियो पाया जाता है, कि एक इनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सीड होगा। इसे हम रिवर्स में डेफिनेशन लेते हैं कि इनकैप्सुलेटेड और प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो इज नोन एज सीड। फॉरवर्ड जब हम डेफिनेशन लेते हैं तो हम ये लेते हैं कि ओव्यूल जो डेवलप कर रहा है, जब उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई है, तो जब ओव्यूल डेवलप करेगा तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैच्योर ओव्यूल और इमैच्योर ओव्यूल में भी डिफरेंस आ जाता है। मैच्योर ओव्यूल में क्या आ जाता है? एम्ब्रियो। जो मैच्योर्ड ओव्यूल है वो अगर वायबल है यानी बिल्कुल फंक्शनल है तो उसमें एम्ब्रियो जरूर होगा। तो एक पीढ़ी और उसमें आ जाती है, क्योंकि ओव्यूल जो है वो पेरेंटल स्ट्रक्चर है, उसके बाद उसमें एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं, और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फिर से डेवलप होता है जिसे जो कि गैमेटोफाइट के फ्यूजन की वजह से डेवलप होता है, तो हम उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। तो फर्टिलाइज जो ओव्यूल है उसमें एम्ब्रियो जरूर होगा। बाकी और चीज़ें बहुत सी चेंज हो जाती हैं, बहुत सी ओव्यूल जो इमेच्योर ओव्यूल है उसमें से ख़त्म हो जाती हैं, और बहुत सी चीज़ें जो इमेच्योर ओव्यूल में है वो डेवलप कर जाती हैं। और जैसे इंटेगुमेंट है, तो इंटेगुमेंट जो एक है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है ओव्यूल का, वो इंटेगुमेंट डेवलप्स इनटू द प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ सीड। उसे हम ज़्यादातर टेस्टा बोलते हैं अगर वो यूनिटेग्मिक हो या बाईटेग्मिक हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे सीड में दो लेयर हम देख सकते हैं, बाहर वाले को टेस्टा और अंदर वाले को टेगमेंट बोला जाता है। वो हम स्ट्रक्चर में आपको बाद में बताएंगे। अब यहां पर अगर हम ओव्यूल की बात करें पहले कि ओव्यूल क्या है। ओव्यूल हम जानते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म था उसमें इस प्रकार का ओव्यूल हमने बनाया है। एंजियोस्पर्म के ओव्यूल्स आर ऑलवेज यूनिटेग्मिक, बाईटेग्मिक ओव्यूल हमेशा एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। ऑल्दो इट हैज अ 3 लेयर्ड वॉल, जो जिम्नोस्पर्म्स का ओव्यूल है उसमें 3 लेयर होते हैं। बीच में एक सार्कोटेस्टा होता है, एंडोटेस्टा होता है, और बाद में बाहर की तरफ एक्सोटेस्टा होता है, लेकिन होता है टेस्टा ही।
यहां जो हम बताना चाह रहे हैं वो क्या है कि ओव्यूल किससे डेवलप हुआ है, यानी ओव्यूल का डेवलपमेंट अगर हम ट्रेस करें तो ओव्यूल क्या है। हम जानते हैं कि ओव्यूल के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूसेलस बोलते हैं। बिल्कुल ठोस स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड है, इसमें कोई खोखला नहीं होता है, यानी कोई ऐसी कवरिंग नहीं होती है। दिस न्यूसेलस इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम। क्यों मेगास्पोरेंजियम न्यूसेलस को हम बोलते हैं? क्योंकि न्यूसेलस में ही कुछ सब एपिडर्मल सेल जिम्नोस्पर्म में कुछ सेल्स डेवलप होते हैं, मतलब स्पेसिफाई हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग इन द सेंस कि अलग फंक्शन करने लगते हैं, और वो बेसिकली बाद में क्या बनाते हैं, मेगास्पोर। तो एक मेगास्पोर बन सकता है, 2 मेगास्पोर बन सकते हैं, 4 मेगास्पोर बन सकता है, और ज्यादा भी मेगास्पोर बन सकता है। तो जिम्नोस्पर्म में हमेशा ज्यादा मेगास्पोर्स बनते हैं और ऑल मोस्ट ऑफ देम आर एक्टिव। तो चूंकि मेगास्पोर बन रहा है इस न्यूसेलस में, तो मेगास्पोर हमने कहाँ बनते हुए देखा है? हमेशा मेगास्पोरेंजियम में। कहाँ देखा है? मान लीजिए एक याद कीजिए, ये इस प्रकार से हमने एक एलएस लाइकोपोडियम का या सिलेजनेला का बनाया था, जिसमें आप सिलेजनेला देख सकते हैं, क्योंकि लाइकोपोडियम एक होमोस्पोरस है, तो वहाँ हम माइक्रो और मेगास्पोरेंजियम में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, या फर्न में देख सकते हैं। तो सिलेजनेला में हमने ये देखा है कि इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि एक मेगास्पोरेंजियम है। इस मेगास्पोरेंजियम में चार मेगास्पोर डेवलप करते हैं, जिसमें से एक बाद में एक्टिव रहता है, बाकी एबॉर्ट रहता है। तो ये मेगास्पोरेंजियम है जो न्यूसेलस के बराबर है। अब इस मेगास्पोरेंजियम और इस मेगास्पोरेंजियम में फर्क क्या है? इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो कैसे डेवलप हुआ? जब हम ओल्डेस्ट सीड प्लांट का नाम लेते हैं, ओल्डेस्ट सीड प्लांट का नाम लेते हैं, तो नॉर्मली किताबों में आर्नोल्डाई यानी आर्कियो मतलब पुराना, स्पर्मा बने सीड, और ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे इसे दिया है। आर्कियोस्पर्मा आर्नोल्डाई को ओल्डेस्ट सीड प्लांट का स्टेटस प्राप्त था, लेकिन जो पुरानी किताब है आपको अभी भी उसमें यही मिलेगा। ये कब के हैं? अपर डिवोनियन पीरियड के। अब जो किताब है वो किसके पास है? वो भी अपर डिवोनियन का है, इससे पुराना है, एल्किंसिया पॉलीमार्फा। ये दोनों ही प्रोजिम्नोस्पर्म्स कैटेगरी में आते हैं। और शुरू में जब ये देखा गया कि एक मेगास्पोरेंजियम है और उसके चारों तरफ इस प्रकार से स्ट्रक्चर, एक इनसर्कलिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है,
जो इसको कवर नहीं किए हुए, तो तब भी ये सीड ही है, क्योंकि ये बाद में सीड मतलब ये एक पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह यूज होता था। तो आर्कियोस्पर्मा और एल्किंसिया के जब फॉसिल देखे गए तो ये देखा गया कि हाँ बीच में एक मेगास्पोरेंजियम है जो एक एम्ब्रियो को या एक से ज्यादा एम्ब्रियो को रखता है और उसके चारों तरफ ये इस तरीके से इंसर्कलिंग स्ट्राइल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जो उसको पार्शियली घेरे हुए। ये बाद में डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, चूंकि यहाँ नहीं पढ़ाना है मुझे, लेकिन हम एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, तो उसमें क्या है, जीनोमोस्पर्मा है, किट्सटोनाई है, लेटेंस है, स्टेमनोस्टोमा है और यूरिस्टोमा है। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे वो जब इस तरीके से बनाता है, बीच में एक मेगास्पोरेंजियम है और चारों तरफ इसके जो है स्ट्राइल स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे उसको कवर कर लेते हैं। पहले उंगलियों के तरीके से उनमें फिशर्स होते हैं, फिर ये उंगली भी ऐसे जुड़ जाती है और वो पूरा मेगास्पोरेंजियम प्रोटेक्टेड हो जाता है और केवल सामने की तरफ, ऊपर की तरफ एक होल बचता है जिसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि ओव्यूल कहाँ से आया है। तो ओव्यूल को अगर हम देखें तो ये क्या है, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो ओव्यूल इज एन इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि मेगास्पोरेंजियम में जब प्रोटेक्शन हो गया तो उसका मेगास्पोर प्रोटेक्टेड रहने लगा। मेगास्पोर आपने सीड हैबिट में सिलेजेनेला में पढ़ा होगा कि जो सीड हैबिट है इसका मतलब है कि मेगास्पोर जर्मिनेट्स वाइल इट इज इन सिटू, यानी वाइल इट इज इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम के रहते रहते ही मेगास्पोर जर्मिनेट करता है। और हमने आपको पहले भी लेक्चर्स में कहीं बताया है कि जो स्पोर होता है, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट जनरेशन। तो फीमेल गैमेटोफाइट किससे डेवलप होगा, मेगास्पोर से। तो चूंकि मेगास्पोरेंजियम ही प्रोटेक्टेड है, उसके अंदर मेगास्पोर है, मेगास्पोर को जर्मिनेट कर रहा है और अंदर ही अंदर प्रोटेक्टेड कंडीशन में वो एक मेगा गैमेटोफाइट बना रहा है। और मेगा गैमेटोफाइट वो जनरेशन है जिसमें कि एक एग बनेगा। जो एग होगा या ओवम होगा वो बाद में फर्टिलाइज हो जाएगा मेल गैमेट्स द्वारा और उसी के अंदर जाइगोट बन जाएगा। तो जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मेगास्पोर है, जो कि ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोरेंजियम भी है, यानी ये भी है, फिर मेगास्पोर है, फिर मेगास्पोर क्या बनाता है, गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, एग। एग क्या होगा, फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। फर्टिलाइज हो जाने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट फिर क्या होगा, डेवलप करके एक बेबी प्लांट बनाएगा जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो इसका मतलब ओव्यूल वो जगह है जहां पर एम्ब्रियो भी है, जाइगोट भी है, एग भी है, मेगास्पोर भी है, और वो उसके अंदर एक मेगास्पोरेंजियम भी है। तो इतनी सारी चीजें एक ओव्यूल के अंदर है। तो इतनी सारी चीजें ओव्यूल के अंदर है, इसीलिए इस ओव्यूल को या ओव्यूल को छोड़िए तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर इतनी सारी चीजें हैं। मेगास्पोर भी है, एग भी है, जाइगोट भी है, एम्ब्रियो भी है। इसीलिए इस मेगास्पोरेंजियम को प्रोटेक्टेड होना जरूरी है। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन the nature decides to protect megasporangium in order to bear the unfavorable season
ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अनफेवरेबल सीजन को वार्ड ऑफ करने के लिए, उसको सहने के लिए मेगास्पोरेंजियम को इंटेगुमेंटेड होना पड़ा, जिसकी वजह से उसका नाम ओव्यूल पड़ गया। लेकिन ओव्यूल भी चूंकि बिल्कुल नेकेड है, उसका प्रोटेक्शन और होना चाहिए, इसलिए उसमें बाद में जाकर के ओवरी बनी, जिससे कि ओव्यूल अब फ्रूट के अंदर चला गया। उसके और भी बहुत सारे रीजन है और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि फ्रूट के क्या क्या एडवांटेजेस है, वो दूसरी बात है, उसको हम कभी फिर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सीड क्या है, एक फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल है, और ओव्यूल क्या है, एक इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है, जिसके अंदर मेगास्पोर भी जर्मिनेट करता है, एग भी बनता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, जाइगोट भी बनता है, और बाद में एम्ब्रियो भी बन जाता है। इतनी सारी चीजें एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर होती है। तो ये तो एक साइंटिफिक जो है बेस था कि सीड क्या है। वैसे सीड को अगर हम नॉर्मल लेमैन की भाषा में अगर सीड को समझना चाहें, तो सीड कोई भी ऐसी चीज है जो प्रोपेग्यूल का काम करती है, यानी टू विच वी कैन सो, यानी जिसे हम बो सकते हैं। तो अगर आलू भी आप जो है बोते हैं, तो वो क्या है, आम भाषा में एक सीड है। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं, नट्स वगैरह हैं, जिसमें हम ड्राइड फ्रूट्स को भी सीड ही बोल देते हैं। जैसे सनफ्लावर का भी जो सीड है ड्राइड हो गया, उसके बाहर अभी भी एक फ्रूट की बॉल है, लेकिन उस ड्राइड हिस्से को हम सीड बोल देते हैं। जैसे मक्का है, गेहूं है, चावल है, बार्ली है, ये क्या है, धान, बल्कि ये भी सीड ही कहलाते हैं, लेकिन है नहीं ये सीड, क्योंकि इनमें अभी भी फ्रूट का हिस्सा मौजूद है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो सीड वो है जिन्हें हम बो सकते हैं। लेकिन अगर साइंटिफिकली हम देखें तो सीड वो है जो कि किसी ओव्यूल के फर्टिलाइज हो जाने के बाद डेवलप करता है। तो अब हम देख रहे हैं कि सीड के बारे में, अभी हमने ओव्यूल के बारे में बताया, तो ओव्यूल आप ये जानते हैं कि ओव्यूल एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, होता है नॉर्मली एक, हम जब एंजियोस्पर्म में ओव्यूल देखते हैं तो हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कि ये और ये इंटेगुमेंट्स हैं, यानी आउटर है और इनर इंटेगुमेंट है। ये जो एरिया है, जो एक पैसेज सा बन रहा है, वो क्या है, माइक्रोपाइल है। ये जो स्टॉक है, ये क्या है, फ्यूनिकुलस है। ये जो एंड है, यानी जो पोलैरिटी अगर देखी जाए, ये एंड क्या है, शैलजा है। और यहां पर जो स्टॉक है वो यहां पर मतलब फ्यूज हो गया, जिसे हम बोलते हैं एडनेट। स्टॉक यहीं पर खत्म नहीं है, यहां स्टॉक यहां तक चला गया है। उसके बाद ये न्यूसेलस है, जिसे हम न्यूसेलस के नाम से जानते हैं। न्यूसेलस के चारों तरफ जो है इंटेगुमेंट है, और इंटेगुमेंट इस स्टॉक के द्वारा जिस भी किसी चीज से जुड़ा हुआ है उसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं।
यानी प्लेसेंटा इज द प्लेस वेयर ओव्यूल अटैच्ड। तो अब इसमें क्या है, माइक्रोपाइल। तो हमारे पास एक माइक्रोपाइल है। जब आप फली में से, मटर की फली में से मटर तोड़ते हैं, मटर लगी होती है ना लाइन से, जब हम मटर तोड़ते हैं तो हम क्या तोड़ देते हैं, उसका फ्यूनिकुलस तोड़ देते हैं। तो यही सारी चीजें, अगर यही सीड बन रहा है तो यही सारी चीजें सीड में भी होनी चाहिए। तो हम अगर देखें तो माइक्रोपाइल है, यूं मान के चलिए कि ये एरिया जो है, जिसमें एक होल हमें बाद में दिखाई देगा माइक्रोपाइल का, उसके बाद ये जो, अब हम इसे देखिए, ये तो हमने इस लेवल में बनाया, अब हम इसे थोड़ा सा इधर घुमा देते हैं तो ये स्टॉक घूम के इधर आ गया, क्योंकि अब हमें एक लाइन में बनाना है। ये स्टॉक जहां टूटेगा वहां पर भी एक स्कार बन जाएगा। वो गोल भी हो सकता है, वो गोल भी हो सकता है, थोड़ा लंबा भी हो सकता है। फिर जब हमने चूंकि इसको ऐसे घुमा दिया है तो जो एडनेशन वाला एरिया है ये भी यहां आ गया, तो ये एक रिज बनाएगा। तो ये तीन स्ट्रक्चर आपको जरूर मिलते हैं, जिसमें एक को हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, एक जो स्कार है, यानी जब आपने फली से मटर को या छोटी वाली फली से चने को तोड़ लिया है, तो उसमें एक माइक्रोपाइल दिखेगा जो सबसे नीचे होगा, उसके ऊपर एक स्कार दिखेगा जहां पे फ्यूनिकुलस अटैच था, और उसके ऊपर एक रिज दिखाई देगी। आप अभी भी चाहे मटर की फली तोड़ के देखिए, उसमें से मटर जब निकालेंगे तो एक व्हाइट लाइन दिखाई देती है एक तरफ, छोटी सी। वो क्या है, जो वो है रेफी। तो ये तीन स्ट्रक्चर हैं जो इसी ओव्यूल के हैं, और ये लाइन इसी लाइन में है, ओरिजिनल इसी लॉन्गिट्यूडनल लाइन में ये तीनों चीज होती है। और इसे जब हम ऐसे बड़ा कर देते हैं तो ये एक चने का बीज बन जाता है। तो क्या हुआ कि जो ओव्यूल था, उस ओव्यूल का माइक्रोपाइल, हाइलम और रेफी यहां छोटा रह गया, और पीछे का हिस्सा बड़ा होकर के एक सीड का रूप ले लिया। अब बड़ा क्यों होता है, बड़ा इसलिए होता है कि सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स। एल्ब्यूमिनस सीड्स, या इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स। हम जानते हैं एंडोस्पर्म कहाँ बनता है। देखिए ये न्यूक्लियस जो है, अगर आपने न्यूक्लियस को कभी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर ये एक बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें चैलेजा की तरफ एंटीपोडल्स और माइक्रोपाइल की तरफ एग और दो सिनर्जिड्स, और बीच में एक सेंट्रल सेल होती है। ये सेंट्रल, बाकी सब तो हैप्लॉइड होती हैं, ये डिप्लॉइड होती है। तो जब यहाँ से माइक्रोपाइल के थ्रू एक पॉलन ट्यूब आती है, और उसमें से एक मेल गैमीट इधर और एक मेल गैमीट सेकेंडरी सेंट्रल सेल पे पहुंचता है, फ्यूजन हो जाता है, तो इट बिकम्स 3N। तो ये जो सेल है, सेंट्रल सेल है, ये ट्रिप्लॉइड हो जाता है, और ये वाला एग जो है ये डिप्लॉइड होके जाइगोट बनाता है। ठीक है, तो जब जाइगोट ट्रिप्लॉइड हो गया तो अब क्या है कि ये जो एंडोस्पर्म है, इसका काम है, एंडोस्पर्म का काम है स्टोरेज ऑफ फूड। किसके लिए,
डेवलपिंग एम्ब्रियो के। तो जब एंडोस्पर्म ज्यादा फूल जाएगा तो एम्ब्रियो छोटा हो जाएगा। तो ऐसे सीड एल्ब्यूमिनस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एंडोस्पर्म में जो ज्यादातर एंडोस्पर्म में, हालांकि ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है, लेकिन ज्यादातर में स्टार्च ही एक्यूमुलेट होता है क्योंकि प्लांट में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च है। मगर बहुत सारे जैसे कोकोनट है तो उसमें फैट्स भी रिजर्व फूड का काम करते हैं एंडोस्पर्म में। तो जो एंडोस्पर्मिक सीड है उसमें जैसे रिसिनस है, रिसिनस में आपको जो सीड तोड़ेंगे तो उसके अंदर जो आपको सफेद सफेद दिखाई देगा वो जिसमें कि ऑयल रहता है वो एंडोस्पर्म है। इसी प्रकार कोकोनट में भी जब आप अंदर जाएंगे जो वाइट मटेरियल जो आप खाते हैं वो भी एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। और दूसरा होता है एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। एक्स एल्ब्यूमिनस यानी उसमें एल्ब्यूमिन नहीं है। तो ये कैसे हो जाएंगे? ये कॉटिलिडनरी सीड्स हैं। कॉटिलिडनरी सीड्स हम जानते हैं कि जब इसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है तो एक सस्पेंसर बनता है और एक हार्ट शेप बनता है। उसके बाद ये हार्ट शेप एक टॉर्पीडो स्टेज में बदल जाता है और उसके बाद पूरा डेवलप होकर के दो कॉटलीडन डेवलप करते हैं। और एक ये स्ट्रक्चर बनता है जो हॉर्सशू शेप है, ये एक एम्ब्रियो है। तो हमने कॉटिलीडन, जहां कॉटिलीडनरी सीड है वहां पर स्टोरेज का काम कौन करता है? कॉटिलीडन। तो जब कॉटिलीडन स्टोरेज का काम करेगा तो एंडोस्पर्म बिकम्स पेपरी हो जाएगा और कॉटिलीडन मोटे मोटे हो जाएंगे। तो जब आप ये जब किसी भी मटर को आप इस तरीके से खोलते हैं तो आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो बीच में इनसे जुड़ा रहता है। तो ये दोनों क्या है? कॉटिलीडन है। तो जितने पल्सेस हैं दे ऑल आर कॉटिलिडनरी सीड्स और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। और जितने भी सीरियल्स हैं, मोस्टली नहीं, जितने भी, ऑलमोस्ट ऑल, वो सारे के सारे एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं। जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये जितने भी सीड हैं ये किसके उदाहरण हैं? एल्ब्यूमिनस सीड्स के। और जितने भी पल्सेस हैं वो सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? कॉटिलिडनरी सीड्स या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो ये जो बेसिक जो डिफरेंस है, जो डिवीजन है, जो क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ सीड्स में, वो किस पर बेस्ड है कि वेदर द स्टोरेज food material is stored in the endosperm or it is stored in the cotyledon. cotyledon को भी हम embryonic leaf भी बोलते हैं कभी कभी, क्योंकि ये cotyledon जर्मिनेशन के बाद डेवलप होकर के एक लीफ में बदल जाते हैं। तो वो एक जर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन होता है। तो सीड में हमने ये देखा कि सीड क्या है और सीड दो प्रकार का होता है।
अब सीड में अगर आप और चले जाएं तो क्या होगा कि अंडर डेवलप्ड सीड्स भी होते हैं, जैसे पार्शियल स्टेम पैरासाइट है लोरेंथस, तो उसमें सीड इस तरीके से नहीं बनता अलग अलग, क्योंकि उसमें रिड्यूस्ड ओव्यूल पाया जाता है। इसी प्रकार ऑर्किड्स में जो कि स्मॉलेस्ट है, कौन से ऑर्किड्स, जो एपिफिटिक है, यानी टेरेस्ट्रियल नहीं, एपिफिटिक ऑर्किड्स, उनके सीड्स बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं, लेकिन क्या है, दे आर हाईली underdeveloped, consist of underdeveloped embryos only, almost no reserve food, यानी इतने छोटे होते हैं कि उनमें भोजन की भी कोई जगह नहीं होती है, और जो एम्ब्रियो है वो इस तरीके से हॉर्सशू शेप या किसी और शेप, यानी दे आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड इनटू एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल एंड प्लूमूल और रेडिकल और कॉटिलिडन नहीं होता है, क्योंकि ऑर्किड आप जानते हैं मोनोकॉट्स हैं, तो उनमें जो कॉटिलिडन की संख्या है वो 1 होती। तो स्मॉलेस्ट सीड कौन से हैं, ऑर्किड्स के, और जो लार्जेस्ट सीड है वो क्या है, लोडोइसिया स्पीशीज है, जिसे हम डबल कोकोनट कहते हैं। डबल कोकोनट कहते हैं। इसके एक फल का जो वेट होता है वो करीब करीब 25 किलोग्राम तक हो सकता है, जिसमें एक ही बीज पाया जाता है। तो लोडोइसिया जो है डबल कोकोनट है, और इसका जो सीड है वो लार्जेस्ट है। आपने कोकोनट का भी फल देखा होगा, वो भी काफी बड़ा होता है, तो उसमें भी एक ही सीड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये किस प्रकार के फ्रूट्स हैं, ड्रूप। तो ड्रूप फ्रूट होने की वजह से ये सिंगल सीडेड होते हैं। अब अगर इसके स्ट्रक्चर में जाए, स्ट्रक्चर अभी हम नहीं लेंगे, स्ट्रक्चर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी देखें तो स्ट्रक्चर में सीड कोट या तो फ्यूज हो जाएगा, किससे, फ्रूट वॉल से। तो वो फ्रूट कैसा हो जाएगा, कैरियोप्सिस हो जाएगा। इसीलिए उसे हम फ्रूट या सीड न कह के क्या बोलते हैं, सीरियल्स, अनाज। तो सीड कोट वहां इज इनसेपरेबल फ्रॉम द फ्रूट वॉल। और कभी कभी सीड बिल्कुल पेपरी हो जाएगा, जैसे पल्सेस में है। पल्सेस में आप चने का, मटर का देखिए बिल्कुल पेपरी है। मूंगफली का देखिए, जो मूंगफली आप ऐसे करके फूंक देते हैं वो क्या है, वो सीड कोट है। तो उसके बाद जो मूंगफली आपके हाथ में बच रही है वो क्या है, एम्ब्रियो है। क्यों एम्ब्रियो हो, क्योंकि उस एम्ब्रियो में जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो कॉटिलिडन का है, और कॉटिलिडन ने अपने अंदर एक रिजर्व फूड मटेरियल बचा रखा है। ठीक है, तो ये कुछ सीड के बारे में आज हमने इंफॉर्मेशन दी है। अब इस आगे के आने वाले सीरीज, ये थोड़ी लंबी सीरीज होगी, आने वाली सीरीज में इसका स्ट्रक्चर देंगे हम, और इसका कंपोजिशन भी आपको बताएंगे, और इसके बाद सीड जर्मिनेशन और डॉर्मेंसी की बात भी हम करेंगे। तो ये सीरीज थोड़ी लंबी जाएगी। मैंने एक साइट भी डेवलप करी है जिस पर ये सारे मटेरियल विद देयर MCQs अपलोड होंगे। कुछ तो हो गए हैं, वो अपलोड होंगे, जो हम नवंबर के मंथ में आपको अवेलेबल होंगे।
तो हम उसका लिंक जो है आपको अवेलेबल कराएंगे। उसमें वीडियो भी होगा, उसमें टेक्स्ट भी होगा, उसमें आपके असेसमेंट के लिए एक एमसीक्यू टाइप या डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चनायर भी होगा, और उसमें डिस्कशन का एक फोरम भी हम डेवलप करेंगे। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करना शुरू कर दिए हैं, हालांकि चॉक एंड टॉक अच्छा होता है, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं तो उस टेक्नोलॉजी को भरपूर हमें उसका दोहन करना चाहिए, यानी उसे यूज़ में लाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।